20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, उनको देखिएगा, आपकी बहुत ही बेहतरीन समझ विकसित होगी। और आज हम बात करेंगे 21 नंबर प्रैक्टिस सेट की, और उसमें 21 नंबर क्वेश्चन है। हमने 20 जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज तक हमारे लगभग 400 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए जारी है मित्रों। तो बने रहेगा अंत तक और देखिएगा वीडियो को, और इस प्ले लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विटामिन की कमी से गाँव से रक्त का बहना नहीं रुकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से अगर कहीं पर लग जाए, तो अगर घाव पड़ जाए तो वहाँ से रक्त बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से। बी हार्ट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल राइट है। विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर देख लेते हैं, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इस विटामिन का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। क्या, अगर रक्त कहीं पर घाव बन जाए तो रक्त एवरेल बहता रहता है, उसके थक्के को जमाना किसका कार्य होता है? विटामिन के का कार्य होता है। प्रोथ्राम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। क्या नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन, ठीक है। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, फिर से वही क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो विटामिन के सहायक है, आपने अभी भी देखा है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आई हुए हैं तो वापस रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें कुछ और बेहतरीन जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि रक्त का थक्का है जो विटामिन के की सहायता से बनता है, और विटामिन के की उपस्थिति में जो तत्व होता है प्रोथ्राम्बिन रक्त थक्का जमाने में मुख्य अवयव होता है। इस विटामिन के मुख्य जो स्रोत हैं, दूध है, क्या है? दूध है, मक्खन है, अंडा है, आलू है, टमाटर है, पालक है, और हरी सब्जियां हैं इत्यादि होते हैं। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रुधिर स्त्राव होने लगता है। मतलब जहाँ पर अगर कोई घाव बन जाए तो वहाँ से अविरल रक्त बहता जाता है, ठीक है, और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। यदि थोड़ा छोटा कर लेते इसको ना, ये हुई ना बात। चलो, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है, एक अध्यापक कहता है कि आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरण देता है किसी बात पर, ठीक है, तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन पढ़ाना चाहता है। कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा देते हैं वो पढ़ाना चाहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। या फिर प्रोटीन, खनिज लवण। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल क्लियर है। अगर चावल है, आलू है, ब्रेड है, कोई खाद्य अनाज है, उसके संबंध में बात करता है, तो वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट की बात करना चाहता है। अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आलू है, चावल है, ब्रेड है, शक्कर है, धान है, सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। जबकि अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन आदि प्रोटीन के स्रोत है, और प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े कार्यों को ये अंजाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, और 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? कमी हो गई तो थक्का नहीं जमेगा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, विटामिन के की कमी से, ठीक है। ये आपके सामने वापस वही क्यों से रिपीट हो गया है। हम क्या करें, ये स्टेट में आ गया, कभी बिहार टेट में आ जाता है, कभी यूपी टेट में आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि रक्त का थक्का विटामिन के कारण नहीं जमता है अगर इसकी कमी हो तो, और क्योंकि इस विटामिन से प्रोथ्राम्बिन जो पदार्थ है उसका निर्माण होता है, और वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक अवयव होता है, ठीक है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की, और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवले उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। कौन? रमेश। उसे किस तकनीक को अपनाना की जरूरत है, ठीक है ना? तो संरक्षण को अपनाना जरूरत है, परिरक्षण को, अपघटन को, पार्श्वीकरण को, ठीक ना? तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। परिरक्षण की जो तकनीक है उसे अपनाना चाहिए, ताकि वो जो आम का मुरब्बा है वो काफ़ी, आंवले का जो मुरब्बा है वो काफ़ी समय तक खराब ना हो, ठीक है। बात करते हैं बी जो ऑप्शन राइट क्यों हुआ। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा व सुरक्षित
रखने की विधि को परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसका परिरक्षण आवश्यक होता है। इस विधि में क्या किया जाता है, सिरका है, तेल है, नमक का प्रयोग से मुरब्बा आचार को संरक्षित किया जाता है। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण जो तकनीक है उसको अपनाने की जरूरत है। ठीक है, बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खुराक प्रोटीन में अधिक नहीं, तो प्रोटीन का किस खुराक में ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो पनीर में है, नहीं है, दाल में, शुद्ध घी में, मांस में। अब आप सभी जानते हैं कि दाल में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मांस में भी होता है, आपको बस ये देखना है कि पनीर में और घी में होता है कि नहीं होता है। ठीक ना, तो प्यारे दोस्तों जो शुद्ध घी होता है ना उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है बहुत कम होती है। क्या होती है, कम होती है, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, आप इसे मान लीजिए। ठीक है, शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा शून्य होती है, अर्थात शुद्ध घी प्रोटीन का स्रोत नहीं है, जबकि दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 35% होती है प्यारे दोस्तों, तो दालें सर्वाधिक खानी चाहिए। ठीक है, और मांस में 8 से 20% होती है, पनीर में भी लगभग 9% जो प्रोटीन है उसकी मात्रा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो ये बात हुई। अब आपको क्या करना है, सुमेलित करना है कट्टे, और जहाँ पर कोई मतलब घाव बन जाए, है ना, और सामने जबर हो, आँख की सूजन हो, दांत का दर्द हो, तो वहाँ पर हमें कौन सी तकनीक अपनाते हैं ज़्यादातर। देखो अगर कहीं कट जाता है, कोई घाव बन जाता है ना, तो वहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। आप हम घरेलू, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ये दो चीज़ें आपने देखी होगी कि हल्दी के चूर्ण का यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड कर लो आप। ठीक है ना, अब सामान्य जबर आपको हो जाए तो मेथी के बीजों की चाय पिलाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, फटाक से चले जाता है जबर। अब आँख की सूजन है, आँखों की अगर सूजन है तो जो ताजे धनिया के बीज होता है ना उनसे उसको सेका जाता है, जो ऑप्शन फर्स्ट है। और दांत का अगर दर्द है तो हींग का चूर्ण है वो से खाया जाता है। ठीक है, तो अब आप देख लें सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड ये वाला मतलब ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं, इस प्रकार से देखा गया है कि अगर कहीं घाव बन जाए तो हल्दी का चूर्ण, ज्वर है तो मेथी के बीजों की चाय, आँख की सूजन है ताजे धनिए, और दांत का दर्द है तो हींग का चूर्ण खिलाया जाता है। प्लेग बीमारी है, प्लेग है ना ये किस प्रकार की विषाणु यानी वायरस जनित है, कवक यानी फंजाई जनित है, या फिर जो जीवाणु जनित है, या फिर खनिज जनित है। तो आप सभी जानते हैं ये तो होता ही नहीं है, तो जीवाणु जनित है, प्लेग है ना जीवाणु जनित एक बीमारी है ना। बात करते हैं प्लेग, ये लो प्लेग जो चूहों से फैलता है। ठीक है, चूहे इसके वाहक होते हैं प्यारे दोस्तों। बात करते हैं प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। कैसा, जीवाणु जनित बीमारी है, यह एक संक्रामक रोग है। क्या संक्रामक है साथियों, इन्फेक्शन से होता है, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। क्या कहता है, जो प्लेग रोग होता है वो चूहे के जो प्लेग रोग के जो जीवाणु होते हैं जिन्हें पास्चुरेला पेस्टिस कहा जाता है, वो चूहे के लगकर फिर हमारे शरीर तक प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण कौन करवा रहा है, चूहा करवा रहा है। ठीक है, इसका अन्य नाम होता है ब्लैक डेथ यानी काली मौत, टाउन पेस्ट भी कहते हैं। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पीसूदंश से लगता है। पीसूदंश यानी चूहे अगर काट जाए तो उससे लगता है। ठीक है, यह तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कभी न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। कौन, प्लेग। ठीक है, बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो कौन सी है। अगर ज्वर आ गया है तो आमतौर पर सर्वाधिक कौन सी जो औषधि उसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, पैरासीटामोल। कौन सी, पैरासीटामोल। आमतौर पर पैरासीटामोल का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन जो सी बिल्कुल करेक्ट है, और पैरासीटामोल ये औषधि बिल्कुल काम में ली जाती है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना कि निम्नलिखित में से कौन
स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, बहुत ही बेहतर सुदृढ़ बनी रहे, तो उसके लिए आवश्यक कौन सा विटामिन है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम होता है और जो विटामिन डी होती है वो हड्डियों या अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं, ये जो ऑप्शन डी आपके सामने खुल के आ गया है, ठीक है, ये लो। कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा कैल्शियम दांतों के लिए भी आवश्यक होता है, और कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दांत कमजोर पड़ जाती है। किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से हड्डियों में जो दांत है वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही लाजवाब तरीके से है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी है, बेरी है, रतौंधी है, थकान है। तो प्यारे दोस्तों, जो बेरी है वो तो विटामिन बी की कमी से होती है, और जो रतौंधी है, ठीक है, वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, जो स्कर्वी रोग है ना, वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है, दांत के जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कुछ और इसके बारे में कि भाई स्कर्वी रोग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है, शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें दांत के मसूड़ों से खून आने लगता है, और जख्म यानी जो घाव है वो जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी फॉर कार क्या है? सी फॉर कार, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, आप ऐसे को रिलेटेड करते हुए इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, और बहुत ही लंबे समय तक अपने जो स्मृति है उसमें आपको इनको संग्रहित कर सकते हैं। ठीक ना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ? एस्कॉर्बिक, क्या हुआ? एस्कॉर्बिक, है ना। सी फॉर कार होता है, तो इसे आप याद करो, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो गाजर में। किसमें? गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। ओके, बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, और आपको बहुत ही स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस से कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम और मलेरिया। तो पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो टाइफाइड है, कोलेरा है, मलेरिया है, ये तो किससे फैलते हैं? ये जल जनित रोग है। कैसे? दूषित जल से शरीर में प्रवेश करते हैं। जो जुकाम है वो वायरस संक्रमण से होता है। किसके संक्रमण से? वायरस के संक्रमण से होता है। तो ऑप्शन सी प्यारे दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और बात करते हैं इसके थोड़े विश्लेषण के बारे में। ये लो, इसका विश्लेषण आपके सामने बहुत ही लाजवाब तरीके से। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है। क्या है? वायरस से होने वाला संक्रमण कौन है? जुकाम। कौन है? जुकाम। जबकि जो टाइफाइड है, कोलेरा है, मलेरिया जल जनित रोग है। जल जनित रोग है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रमण रोग है। इसके लक्षणों में खांसी है, गले की खराश है, नाक से स्राव बहना यानी सलाइवा बाहर निकलना, और ज्वर आता है। यह आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। कौन? जुकाम है ना। वो इसका मुख्य जो वायरस होता है उसे राइनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? जुकाम का जो मुख्य वायरस होता है उसे राइनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? राइनो वायरस कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को जुकाम लगी है तो आप मान के चलना कि वो वायरस जनित एक संक्रमण है जो लगभग एक सप्ताह तक रहेगा, और उसका जो मुख्य विषाणु है उसे क्या कहेंगे हम? राइनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? राइनो वायरस कहते हैं। आप ये मत समझना वायरस और विषाणु अलग अलग है, नहीं। वायरस इंग्लिश में कहते हैं और विषाणु से हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, मतलब जो समुद्री शैवाल होता है उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो ऑप्शन सी है
बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि आयोडीन की मात्रा समुद्री शैवालों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका विश्लेषण और जान लेते हैं। और आपको एक चीज़ और बतानी कि आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें और पाई जाती है। ठीक है ना, तो समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनकी कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें जो हमारे थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक ना, और उससे फिर बोलने में भी तकलीफ होती है। ठीक है, समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता होती है। और ये क्या करते हैं, जो शैवाल होते हैं ना, शैवाल होते हैं, ठीक है, जिन्हें लेमिन लेमिनीरिया कहते हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। और आपको बता दूं, जो आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा है ना, वो एक और चीज़ है उसमें पाई जाती है, बैंगन। किसमें? बैंगन में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जो हमारी सब्जी है बैंगन, उसमें भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। अब आपको बताने पोलियो का कारण क्या है। जो 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है कि पोलियो का कारण क्या है। क्या है पोलियो का कारण? ठीक है, जीवाणु है, वायरस यानी विषाणु है, कवक है, या फिर कीट है। तो आप सभी जानते हैं जो प्लाज्मोडियम होता है वो किसकी वजह से फैलता है? जो विषाणु वजह किसकी? विषाणु की वजह से फैलता है। ठीक है, बात करते हैं इसके विश्लेषण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण थोड़ी बातें कर लेते हैं। चलो, पोलियो विषाणु के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? विषाणु के कारण होता है। पोलियो को जो वायरस होता है वो भोजन है, पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है और तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। इससे हमारे जो मस्तिष्क से उस तक सूचना नहीं पहुंच पाती और जो विशेष पार्ट होता है शरीर का वो क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। ठीक है, इससे मांसपेशियों में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो पोलियो आपने देखा कि हाथ में पैर में आ जाता है तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती और वो कार्य करना थोड़ा बंद कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हुआ। जल जनित रोग हैं। पूछा गया है कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, अतिसार है, छोटी माता है, रक्ताल्पता है, या फिर मस्तिष्क ज्वार है। तो जो अतिसार होता है ना वो जल जनित बीमारी है। क्या है? जल जनित बीमारी है। दूषित जल के सेवन से, दूषित जल को अगर पीने से, है ना, इससे क्या होता है? ये अतिसार हो जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये लो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। जल जनित जो रोग हैं उसमें क्या है, ऊपर से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, अमीबा होते हैं, उनके कारण होता है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी माता है, मस्तिष्क ज्वार है, ये वायरस होता है। किसके में से? वायरस से होता है। ठीक है ना, तो रक्ताल्पता है ना, जो लोहे की कमी से होता है, यानी रक्त की मात्रा शरीर में कम हो जाना, यही रक्ताल्पता है। ठीक है ना, बात करते हैं प्यारे 36 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमा। धूम्रपान से होने वाला रोग है। तपेदिक यानी क्षय रोग, कैंसर जो फेफड़ों का है वो, अल्सर, अनिद्रा यानी नींद नहीं आना। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। धूम्रपान से आप सभी जानते हैं कि लाइलाज बीमारी कैंसर वो होता है। ठीक है, क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है ना, बात करते हैं कैंसर बहुत ही जो जिसमें ऊतक नष्ट हो जाते हैं और शरीर में जो है ना वापस शरीर का जो निर्माण है वो बहुत कठिन हो जाता है। कि धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़ों और मुख का कैंसर होता है। ठीक है ना, कैंसर विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। कौन है? कैंसर। कैंसर विषाणु जनित रोग, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट है अगर कहीं पर लग जाए, घाव हो जाए तो जल्दी नहीं भरता है। किसकी कमी से? ये जो अगर कैंसर हो गया है तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो ऊतक है वो नष्ट हो जाते हैं और जो घाव है वो काफ़ी समय ले लेता है वहाँ पर अपने आप को भरने में। ठीक है, बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लेग से संबंधित है। जब चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है तो चेचक होता है, क्या मलेरिया होता है, तपेदिक होता है, फिर प्लेग होता है। तो ऑप्शन सी पर आपका बिल्कुल राइट है। जो प्लेग है वो चूहों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा फैलता है। ठीक है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। और प्लेग के वायरस को पिस्सू कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्सू कहते हैं। पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर करते हैं और प्लेग से शरीर के फेफड़ों एवं लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करते हैं और यही प्लेग रोग होता है। ठीक है ना,
चूहों के द्वारा फैलने वाला है। मतलब चूहा क्या है, इनका वाहक होता है। ठीक है, क्या होता है, वाहक होता है। प्यारे दोस्तों, रोनाल्ड रोज का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, रोनाल्ड रोज है, उनका संबंध मलेरिया से। किससे? मलेरिया से। पहले दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया था। जो रोनाल्ड रोज है, उन्होंने मलेरिया के संबंध में अपनी कौन सी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो पता ही है, फिर कुछ खोज की है। ठीक है, रोनाल्ड रोज ने प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्होंने 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, क्या होता है कि इसका जो मेन जो परजीवी है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, और इसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है ना, जो इस परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है और इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ साथ बार बार बुखार भी आता है। और सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुने नामक औषधि का उपयोग करते हुए मलेरिया का उपचार किया जाता है। आपको बिल्कुल विशेष ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, एक सिनकोना वृक्ष होता है ना, उसकी छाल से, कौन सा वृक्ष, सिनकोना वृक्ष के छाल से कुने नामक औषधि का उपयोग करते हुए मलेरिया का उपचार किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरा गौर फरमा कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रमण से नहीं फैलता है? क्या डेंगू फैलता है? बिल्कुल सही बात है। मलेरिया है? बिल्कुल। पोलियो है? जब टिटनस है ना, वो संक्रामक रोग नहीं है। पहले दोस्तों बता दें आपको कि जो टिटनस है वो संक्रामक रोगों के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जो डेंगू है, मलेरिया है, पोलियो संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन डिजीज है। ठीक है, तो टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। ये बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस का अन्य नाम होता है धनुष्टंकार एवं लेंजा भी कहते हैं। किसको? टिटनेस को धनुष्टंकार और लेंजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी था हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। डेंगू रोग का वाहक है, ये डेंगू रोग का वाहक क्या है, ये पूछा गया आपसे। एडिज मच्छर है क्या, या फिर क्यूलैक्स मच्छर है, या फिर घरेलू मक्खी है, या फिर एनोफ्लीज मच्छर हैं? तो पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एडिज मच्छर है वो किसका वाहक है? डेंगू का। और मलेरिया का क्या है? ये एनाफ्लीज। ओके, बात करते हैं पहले दोस्तों ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और डेंगू रोग एडिज मादा मच्छर के काटने से होता है। एडिज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जो एडिज मच्छर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ये एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार भी आता है। इसके अलावा आंखों में सूजन आ जाती है, सिर एवं जोड़ों में दर्द रहने लगता है। इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। पहले दोस्तों बात करते हैं छोटी माता एवं रेबीज रोग का प्रमुख कारण है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो वायरस होता है वो छोटी माता या फिर रेबीज रोग होता है ना, उसका प्रमुख कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं इसका भी कुछ विश्लेषण जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले दोस्तों रीड का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 2012 का। ठीक है, छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। आंत्रशोथ, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ अमीबा के कारण और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने जानी है पहले दोस्तों। तो आप वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही लाजवाब आपको और क्वेश्चन मिलने वाला है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। हम भोजन करते हैं, पाचन होता है भोजन का, और इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है ना, भोजन का अगर पाचन हो जाए तो जो उसका उपयोगी पदार्थ है उसका अवशोषण कहाँ होता है? आप सभी इस बात को जानते हैं, तो कमेंट करें। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट टेट एग्जाम नामक टेलीग्राम चैनल को सर्च करें और उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है, जो आपके वास्तव में रीड संबंधी महत्वपूर्ण नोट्स है। ठीक है, आमाशय की दीवारों से अवशोषित करते हैं, छोटी आंत्र की दीवारों से, या फिर जो बड़ी आंत होती है उसकी दीवारों से, या फिर यकृत में।
तो जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, छोटी आंत्र की जो दीवार होती है उससे अवशोषण इसका होता है। ये इसका विश्लेषण है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ही लाजवाब चीज़ें हैं, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है बट इनको समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या शरीर में पचे हुए भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत्र की दीवारों से होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की दीवारों में स्थित जो वाहिकाएं होती है उनमें चला जाता है और छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है हाँ, अंगुली नुमा जो संरचनाएं होती है ऊपरी होती है उसके अंदर, जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। और ये दीर्घरोम होते हैं ना, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं और उसका जो तल क्षेत्र है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई हमारे यहाँ पर। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा इस पर गौर फरमाना और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, कि कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन को हमें छांटना है और बाकी 3 तो सही होगा, 1 गलत होगा। ठीक है, कि क्विनिन जो एक मलेरिया की औषधि है, क्या है? क्विनिन एक मलेरिया की औषधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इसको ध्यान में रखेंगे आप। क्विनिन क्या है? मलेरिया की औषधि है। क्या है? मलेरिया की औषधि है। ठीक है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है क्विनोन। ठीक है, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। क्या वास्तव में चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है? इसको देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं कह सकते। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। दालों में जो प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, हरी सब्जियां हैं विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, ये भी बात सही है। बट जो हमारा ऑप्शन सी है ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चावल में वनस्पति तेल का अच्छा उदाहरण नहीं। ऑप्शन जो बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पूछेगा गलत कौन सा है। ठीक है ना, चावल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि धान की जो भूसी होती है ना उसमें वनस्पति तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और बाकी जो विकल्प दिए गए थे वो तो हमने देखा है, बहुत सही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को जरा गौर फरमाना कि मलेरिया रोग होता है किससे होता है, किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की वजह से होता है, एंटाबीबा की वजह से होता है, और रिट्रोवायरस की वजह से होता है, या फिर सिल्मोनेला की वजह से होता है। तो जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसके संक्रमण से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। पहले दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो मलेरिया एक वाहक जनित रोग है, मतलब किसी न किसी के जरिए फैलता है। ठीक है ना, तो यह रोग प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरस नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। और मलेरिया के परजीवी का उसका जो वाहक होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है, आप सभी जानते हैं। इसके काटने पर मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वो अपना प्रजनन करते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है? एनीमिया, रक्तहीनता, रक्त की अल्पता हो जाती है शरीर में। ठीक है ना, ओके। बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। और कुछ यहाँ पर बातें दे रहे रेट्रोवायरस वगैरह जो आप सभी जानते हैं HIV से संबंधित है कि कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनस। तो आप सभी जानते हैं कि जो दूषित जल का सेवन टाइफाइड है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कि जो टाइफाइड रोग है दूषित जल के सेवन से फैलता है। इसमें आंत्रजवर यानी आंत का बुखार होता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो कि दूषित जल में पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू की आदत किसके द्वारा लगती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ये तो क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए थे पहले दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं पल्स पोलियो जो एक चैप्टर पूरा दे रखा है इसके अंदर। पल्स पोलियो अभियान है, पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न जो लकवा है उसको रोकना, या फिर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या फिर जो उपरोक्त सभी है वो होगा। आप जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। फेसबुक पेज पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं वो कमेंट करें। पल्स पोलियो कार्यक्रम है ना, हाँ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पोलियो का उपचार करना उसका उद्देश्य है? पोलियो से उत्पन्न जो लकवा होता है उसको रोकना है, या पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना है? तो इसको ऑप्शन डी है ना, उसकी बजाय ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर पोलियो को संपूर्ण उसके जड़ को समाप्त कर दी जाए ना तो फिर ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी ना। क्यों लकवा होगा, क्यों उपचार करना पड़ेगा? नहीं ना, तो उसको जड़ से समूल से नष्ट करना क्या है?
इसका उद्देश्य है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानते हुए बहुत खुशी होगी कि जो हमारा भारत है वो पोलियो मुक्त देश है, 2012 से घोषित हो चुका है, 2014। ठीक है, बात करते हैं पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम 1975-76 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन था। क्या? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। ठीक है, बात करते हैं 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ना, तो महानायक अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ठीक है ना, 2 बूंद जिंदगी की। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है? एक अलग समूह है। क्या? बहुत अलग समूह है। स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। तो आप सभी जानते हैं कि स्कर्वी है, रतौंधी है, रिकेट्स हैं। ठीक है ना, ये तो जो प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, उसकी कमी से होता है। किसकी? विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, अब देखो रतौंधी होता है वो तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है ना, और जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और जो रिकेट्स रोग है ना, रिकेट्स वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो जो रेबीज किससे होता है? कुत्तों के काटने से, कुत्तों की वजह से होता है। कुत्ते अगर काट जाए तो रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी रोग क्रम से विटामिन सी, डी और ए की कमी से होता है। बिल्कुल, स्कर्वी होते हैं जो विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और इस रोग में कैल्शियम भी लिया जाता है, विटामिन डी मात्रा ली जाती है। रतौंधी में गाजर ली जाती है, और विटामिन ए की जो प्रचुर मात्रा गाजर में पाई जाती है उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य हो गया? ठीक है, यानी खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य तो केरल। कौन सा? ऑप्शन सी। ये 2017 में रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। बट आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना पड़ेगा और चैप्टर बाय चैप्टर चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपको हल कर पाएंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से। भारत में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं केरल 100% खुले में शौच मुक्त राज्य हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और इसमें कुछ अगर सुधार है, सकारात्मक सुधार है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। और बहुत मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ते रहिए प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।